चुनाव काफी चर्चा का विषय बन चुका है और बिहार में देश के अलग अलग प्रांतों से आकर के बड़े नेता, स्टार प्रचारक अपनी सारी जो भी वाहवाही है पार्टियों की, जो भी विकास की यात्राएं हैं, जो विकास कार्य हैं, उनकी गिनतियां गिनवा रहे हैं। लोगों को अपनी तरफ कौन कौन रुझा पा रहा है, यह देखने वाली बात होगी और यह 14 तारीख को निकलकर सामने आएगी। फिलहाल मैं कैमूर जनपद में हूँ बिहार के, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सालिक मिश्रा है। तो ये चाचा जी, यहाँ पे जो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का बहरहाल जो हमने एंगल अभी तक लिया है, ये कहीं ना कहीं त्रिकोणीय दिखता हुआ नजर आ रहा है। अभी आप क्या कहेंगे इस चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में भभुआ विधानसभा का क्षेत्र से बबलू तिवारी जी वो चुनाव जीत रहे हैं। जी जी। उसके पीछे बहुजन है, उसके पीछे राजद है, उसके पीछे भाजपा है। मतलब भाजपा यहाँ पे चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पर है। अच्छा, बबलू तिवारी किस पार्टी से हैं? पारस गुट कहलाता है, अब जो भी हो, मशीन उसका छाप है। हाँ, बबलू तिवारी शायद यहाँ पे चेयरमैन भी हैं। हाँ, तो या विकास कार्य अच्छे से कर रहे हैं? ये है तभी उनको वोट मिल रहा है। क्या काम हुआ है? सब गली फली जितना है बनवाइए दिए हैं। हाँ। अब बबलू तिवारी बहुत काम किए हैं। अच्छा। हाँ, बबलू तिवारी मतलब विकास कार्य अच्छे से किए हैं। मोदी जी है। अभी मोदी जी आए थे यहाँ पे भभुआ में, तो वो क्या कुछ कह करके वो गए थे बंदूक के नोक पर, जंगल राज तो फलाने, विकास के बात कभी नहीं किए हैं और न करते हैं, खाली जंगल राज कहते हैं। मतलब मोदी जी यहाँ पर आए और विकास की कोई बात नहीं? कोई नहीं। तो गुजरात में तो फैक्ट्री कई सारी बातें लगा चुका, हमारे यहाँ कोई लगाने वाला नहीं है बिहार में। जब बिहार में मतलब फैक्ट्री की कोई बात नहीं, कोई बातें नहीं किया था। वो प्रधानमंत्री है, देश का मालिक है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आज यहाँ पे आए थे आरजेडी के जो है सुप्रीम आए हुए थे, और वो काफी कुछ कह रहे थे कि युवाओं को रोजगार देंगे और विकास करेंगे। उन्हीं को वोट देने जा रहे हैं। किशोर बिंद है जी, है ना जी। हमारा घर पढ़ौती पड़ता है और चैनपुर विधानसभा में है, ये हम लोग हैं। हम किशोर बिंद को वोट देंगे। मतलब आप आरजेडी को ही वोट देंगे? हाँ, कांग्रेस और आरजेडी एक ही ना है। बिल्कुल, महागठबंधन। हाँ, महागठबंधन है, इसलिए हम उसको वोट दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो महागठबंधन के 2 प्रत्याशी चैनपुर में उतरे हुए हैं, वीआईपी के हैं और आरजेडी के हैं। तो इसको किस हम जानते हैं, बोलते जाइए। तो इसको कैसे आप देखते हैं? हम देखे हैं, देखिए उसके बाद जमा खाओ तीसरे स्थान पर जाएंगे। लड़ाई है हाथी से। अच्छा। और किशोर बिंद से। अच्छा, मतलब मेन फाइट है बीएसपी और आरजेडी। हाँ हाँ। अच्छा, ये जमा खान तो पिछली अभी सरकार में मंत्री रह जिताए थे। अच्छा। हाँ, जमा खान हाथियों पर थे तो उनको हम लोग जिता दिए। किशोर बिंद को हरा दिए। बराबर आप ही नहीं ना जीतिएगा, एक बार रुक जाओ, 5 साल देख लो कि क्या स्थिति है, फिर अगली बार। हाँ, फिर देखा। अब इस बार जीत रहा है। अब वो जीते चाहे हाथी जीते, अब तो हम कंट्रोल बोर्ड नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सिर्फ अपना मताधिकार का यूज कर सकते हैं। हाँ, बस सिंगल इनका भी नहीं कर सकते हैं, किसी को नहीं। ये अपना अलग अलग करेंगे। लेकिन मैं अपना मत किशोर बिंद को। मतलब भभुआ में लगभग 1 सीट आपके हिसाब से कंफर्म है आरजेडी की? कहाँ? 4 सीटें हैं। 4 सीट में कितनी सीटें निकल रही हैं आरजेडी? 2 सीट मिलेगी। 2 सीट कहाँ की? मोहनिया। और अभी तक वर्तमान समय में जो बोल रहे हैं वो चैनपुर विधानसभा। चैनपुर। हाँ, ये कंफर्म नहीं बोल रहे हैं, हम नारायण नहीं है सर। जी, बिल्कुल, वो तो आप अपना एक आकलन बता रहे हैं। आकलन बता रहे हैं कि इसमें कौन जीत जाएगा दोनों के, मैं नहीं जानता। अच्छा। लेकिन किशोर सिंह भारी पड़ रहे हैं बिल। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे मतलब आप आरजेडी को नहीं जिताने वाले हैं? यहाँ पे लोग नहीं, आरजेडी जीतेगा नहीं, यहाँ भाजपा जीतेगा। यहाँ लड़ाई है बबलू तिवारी और बहुजन में। अच्छा। हाँ। क्या नाम हुआ भैया आपका? यहाँ पे किसको जिता रहे हैं? यहाँ पर विकास तिवारी को। अच्छा, विकास तिवारी को। अच्छा, तो विकास मतलब विकास कर रहे हैं? जी, बहुत विकास कर रहे हैं। बहुत विकास कर रहे हैं। हाँ।
नगर पालिका में भी विकास किए हैं और विधानसभा में भी करेंगे। विकास करेंगे। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? आनंद कुमार। अच्छा, कि अब मैं इधर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर विकास के जो बातें हो रही हैं अलग अलग पार्टियों से, तो उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ जाति के अलावे कुछ है ही नहीं। अच्छा। विकास कोई मुद्दा यहाँ नहीं है। हाँ। अगर नगर का जो विकास नहीं किया, हाँ। अभी जस्ट जो बारिश हुई थी, जस्ट अभी बारिश हुई थी जी जी। तो तालाब में तब्दील था पूरा शहर। अच्छा, एकता चौक पर आप जाइएगा तो नाव से जाना पड़ेगा। ये सभी लोग जानते हैं। एकता चौक तो कैमूर का बड़ा मेन चौराहा है, मतलब काफी फुटपाथ वाला। ये जो हार्ट ऑफ टाउन है बिल्कुल। लेकिन यहाँ से जाइएगा तो नाले का जो निकासी है, नाले बना हुआ है नीचे, लेकिन इसकी जो निकासी होनी चाहिए, जहाँ इसको पानी जाना चाहिए, वहाँ जाता ही नहीं, बीच में ही ओवरफ्लो कर जाता है। और अभी जस्ट ये बना है, अभी देवी रोड में सड़क जी, है ना, वो सुबह बना और शाम को शुरू हो गया टूटने। तो मतलब भ्रष्टाचार भी ठीक ठाक, भ्रष्टाचार अपनी चरम पर है जी, है ना। वही कह रहे हैं कि यहाँ लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी ने विकास किया है तो उसकी उपलब्धि लोगों तक पहुंचनी चाहिए और लोगों को उसका समर्थन भी करना चाहिए। लेकिन हर स्थिति में, पूरे बिहार की स्थिति है कि जाति से अभी लोग उठ नहीं पाए। कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि बिहार से ज्यादातर युवा वर्ग यहाँ से पलायन करके अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं, वहाँ रोजगार ढूंढते हैं। क्या ऐसी क्या समस्या है यहाँ पर कि यहाँ पर रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, बाहर जाना पड़ता है? देखिए, जितने लोग आए नेता जी, वो सभी ने यहाँ के लोगों को छला है। अच्छा, इसके सिवा कुछ नहीं किया है। हाँ। जैसे 10 बार मीठे वादे किए और उसके बाद निकल गए। 10 बार यहाँ से बाबू जगजीवन जीते जी, सासाराम संसदीय क्षेत्र से, जो सुरक्षित है जी। तो बाकी अन्य जो जातियां हैं उनको वोटिंग की, विकास तो उन्हीं करना था जी, 2 बार उनकी बेटी जीती, जो एक बार जो है लोकसभा की अध्यक्षा भी रही जी। 3 बार मुनीलाल राम जीते, दूसरी कास्ट से आते थे जी। छेदी पासवान जीते और इस बार मनोज राम जीते। मीरा कुमार ने वहाँ जो फिजिकली जो अनफिट हैं, उनके लिए कुछ उपकरण बना रही थी जी। तो वो भी फैक्ट्री नहीं बनी। अच्छा, नहीं तैयार हुआ तो रह गया। विशेष करके डिहरी में देखिए डालमिया नगर एक जमाने का सुपर फैक्ट्री थी, जहाँ आपको सीमेंट भी बनता था, चीनी भी बनती थी, कागज भी बनता था, क्या नहीं बनता था, है ना। कहीं ना कहीं ये भी है कि जहाँ मैंने मतलब अभी तक जितनी भी चुनाव यात्राएं की हैं, कैमूर जनपद मुझे लगता है कि अगर डेवलप किया जाए तो टूरिस्ट के पर्पज से काफी अच्छा यहाँ पे विकास किया जा सकता है, जो अभी तक नहीं हो पाया है। टूरिज्म यहाँ है जी। जैसे देखिए, अभी हाल में थोड़ा सा उसको लोग मॉडर्नाइज किए हैं लोग। अच्छा। जैसे वहाँ करकटगढ़ में यहाँ एक है, ये कौन कुंड है, तिलहर कुंड में है ना, और एक कुंडा जलाशय है, फिर इधर देखिए दुर्गावती जलाशय है। वहाँ संभावनाएं हैं। एक जमाने से भी हम लोग सुनते आ रहे हैं, जैसे मुंडेश्वरी में रोपवे है ना, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं, आज तक नहीं लगता। आज तक है। जगदा बाबू भी कह के गए, जो सांसद आए वो भी कह के गए, जो मंत्री आए वो भी कह के गए, जो यहाँ के स्थानीय हैं, तो सभी लोगों को हवा हवाई लोग वादे करते गए, लेकिन वो नहीं हुआ। हाँ, कुछ पार्क बने हैं, ये बात नहीं है, पहले से सुधार हुआ है। नहीं, समय के साथ साथ तो कुछ तो डेवलपमेंट ऐसे होते हैं कि समय के साथ साथ चलते रहते हैं, उसमें किसी का योगदान नहीं होता है। बड़ी मंथर गति है, पिछुआ की गति से चल रहा है और उसको होना चाहिए खरगोश की। भारत की केंद्र सरकार कह रही है कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो क्या इस अमृत काल में अमृत पीने को मिल रहा है या फिर खाली सुनने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, शुरू के जो कार्यकाल रहे हैं अन्य लोगों के, तो उस समय बड़े इजीली लोग वोटर एक पार्टी को ही ये मान करके इस देश को आजादी किसने दिया, तो कांग्रेस ने दिलवाया। ये हम लोगों के इतिहास में पढ़ाया गया है ना। जिसका योगदान था तो गांधी जी का था। गांधी जी ने चरखा चलाया और अंग्रेज यहाँ से लगे भागने, है ना। भगत सिंह का कोई योगदान नहीं था, सुभाष चंद्र बोस का कोई नहीं था, भगत सिंह फांसी चढ़ गए, कुछ नहीं था, राजगुरु का कुछ नहीं था, सुखदेव का कुछ नहीं था, है ना। अच्छा, ये बताइए आप कि जो ये लोग
सबसे बड़े नेता थे, तो अंग्रेज पहले इनको अंदर ठूसते, चंद्रशेखर आजाद को गोली मारते। खतरा किससे था उनको तो सबसे ज्यादा खतरा चंद्रशेखर आजाद से, भगत सिंह से था। इन मक्कारों से तो था नहीं, क्योंकि ये लोग चाटुकार थे अंग्रेजों। अंग्रेज आप भी जानते हैं, पढ़े लिखे आदमी है। 1885 में कांग्रेस A.O. ह्यूम, जिस अंग्रेज ने जिस पार्टी की नींव रखी, स्थापना की, उस पर ये तमाम चमचे जो है मलाई काटते रहे। अंग्रेज ने रखा था। किसने क्यों रखा? ये हमारे चाटुकार रहेंगे, इनको बुलाएंगे और जो जो कहेंगे, जो मेरा मैनिफेस्टो होगा, उसका ये अक्षर से पालन करें। तो कांग्रेस ने इस देश को अगर आजाद कराने में उनकी सहभागिता रही है, इस देश को पीछे ले जाने में या बर्बाद करने में उनकी सहभागिता से इनकार नहीं किया। अच्छा, तो मतलब ये है। फिलहाल अब बिहार की बात कर लें कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। बिहार क्योंकि बहुत मिला जुला, क्योंकि कई पार्टियों का गठबंधन भी है, महागठबंधन है, एनडीए है, कई सारी पार्टियां एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या आने वाला, पूर्ण बहुमत मिलेगा? देखा जाए नहीं, अब देखिए पूरे बिहार की तो स्थिति अब यहाँ से बैठे बैठे लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो है एक बर्तन का 4 चावल ही देख लेने से पता चलता है कि नहीं ये चावल पक गया है। अब यहाँ देखिए चैनपुर में महागठबंधन के 2 प्रत्याशियां हैं। एक बाल गोविंद बिंद हैं, जो नाव छाप वाले हैं। वहाँ बिहार में तो इन लोगों में आपस में ये बैठ नहीं पाया, समझौता नहीं हो पाया। अभी कल या परसों आए थे मुकेश सहनी, तो कह रहे थे कि तेजस्वी यादव आज के कि आज आएंगे तो डिक्लेयर कर देंगे कि मेरा प्रत्याशी कौन है। वो भी नहीं किए, चुपचाप। किशोर बिंद को माला डाल दिया गया है, मतलब ब्रजकिशोर बिंद को ही समर्थन मिलेगा। हाँ, मिल रहा है, तब हम वोट दे रहे हैं। तो जो बाल गोविंद बिंद के जो लोग समर्थक हैं, वो इनवाइट हो गए, क्योंकि उनके खाते में थी ना। उनका कहना था कि हमको 6 मिले, 16 मिले, 60 मिले, तो हमारा वो उतना मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं जनता भी गुमराह देखी जा सकती है। हाँ, वहाँ तो जनता गुमराह भी है, जनता गुमराह है, लेकिन रिजल्ट पर बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। बाल गोविंद बिंद जो है वो बहुत मजबूती से नहीं लड़ पाएंगे। पटना विधानसभा में कौन पहुंच रहा है, किसके साथ पहुंचेगा, कुछ आकलन? अब देखिए यहाँ तो हर जगह हम जो हमारा आकलन है वो त्रिकोणीय ही है। चैनपुर में जदयू है, जो निवर्तमान मंत्री रहे हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। समर्थन है भाजपा और जदयू का। और दूसरा बहुजन, क्योंकि बहुजन ही जीता था चैनपुर में, तो वहाँ से धीरज सिंह हैं और एक ब्रजकिशोर बिंद हैं, जो आरजेडी से हैं या कांग्रेस समर्थित समिति 5 लोग वहाँ हैं। यहाँ भी है बीजेपी से लड़ रहे हैं भरत बिंद, जो निवर्तमान विधायक हैं, और बबलू तिवारी भी ताल ठोक रहे हैं, नगर परिषद अध्यक्ष भी हैं, तो उनकी भी पकड़ समाज में है। और ब्राह्मणों में विशेष करके बीजेपी को लेकर के ज़्यादा खासी नाराजगी है। अच्छा, क्योंकि यहाँ नहीं मिला। इसके पहले मंटू पांडे जब जीते हुए थे और असमय उनका निधन हो गया, उनकी पत्नी को है ना बाई इलेक्शन में उनको सीट मिलेगी और जीत गई। लेकिन पिछला जो चुनाव हुआ था अभी जस्ट 2020 में उनको टिकट मिला था, लेकिन वो 10,500 वोट से लगभग वो हार गई। तो ब्रजकिशोर ये जो भरत बिंद जीते थे आरजेडी से, यहाँ से उनको बीजेपी ने अपने में शामिल कर लिया। तब सिटिंग एमएलए हो गए, तो उनको सीट दे दिया गया। रिंकी रानी पांडे का पत्ता साफ हो गया। कुछ लोग उसको लेकर के यहाँ के ब्राह्मण समाज में बहुत नाराजगी है। इसीलिए नाराजगी है। हाँ, इसलिए नाराजगी है कि ब्राह्मण वोटर यहाँ है, तो उसकी भी सहभागिता होनी चाहिए, उनका भी कुछ प्रतिशत यहाँ मिलना चाहिए, है ना। चैनपुर से भी गायब हो गए, भभुआ से भी गायब हो गए, मोहनिया तो रिजर्व है ही, और रामगढ़ से भी गायब है। आपके अनुसार अगर हम ये माने कि वोट बैंक को साधने के लिए खास विशेष वर्ग विशेष से लोगों को ही खाली दिया जा रहा है टिकट, और बाकी लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, हम लोग मंचों पर देखा है, कोई भी नेता आता है बाहर से तो आकर के घुट्टी पिलाता है कि जाति से, पाति से, धर्म से, संप्रदाय से ऊपर उठ करके आप लोग मतदान करिए।
है ना, ये तो सिखा दिए। लेकिन अगर यहाँ से भभुआ विधानसभा से लड़ने के लिए प्रोफेसर हो, रिटायर्ड ही हो या वर्तमान में प्रोफेसर हो, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अगर जाता है टिकट मांगने के लिए तो आप किस जाति के हैं, ये पहला सवाल होता है। तो हम कायस्थ कितने हैं वहाँ, तो 1300 हैं भभुआ विधानसभा से। हटिए महाराज, आपका लड़िएगा। अगर आपका परसेंटेज डाउन है तो आप साइड होइए, आप कौन है भाई, तो ब्राह्मण है, ठीक है, आप यहाँ बैठिए। विकास के नाम पर मतलब किसी को टिकट नहीं, पूरे बिहार में जातीयता के नाम पर ये समझ लीजिए कि इसको बर्बाद किया सब नेताओं ने ही। सभी लोग चाहते हैं कि हम सत्ता में रहें, और सत्ता में रहेंगे तभी कुछ सुधार करेंगे या विकास करेंगे या जो कुछ भी करेंगे। बाहर में बैठ करके कुत्ते की तरह चिल्लाने से तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए इन प्रकार वो लोग चाहते हैं कि हम सत्ता की मलाई खाते रहें और उसी में कुछ बाएं दाएं करते हुए अपना एक भी रास्ता निकालें। तो जातीयता यहाँ से समाप्त। हम लोगों को अरे बचपन से देख के अब तक आ गए, तो अब बहुत लंबी उम्र नहीं बची है, देखना है कि आगे क्या होता है। जैसे गुजरात में मॉडल है, गुजरात में तो इस तरह का नहीं है ना, फिर भी वहाँ भी थोड़ा सा है कि पटेल हैं तो ये हैं वो होता है। वो हर लगभग राज्यों में देखने को मिल ही जाता है थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन कम ओबेस यहाँ तो 100%। अच्छा, जंगल राज की बात हो रही थी, जो भी नेता आता है जंगल राज की बात करता है, पहले था अब नहीं है, या कोई कहता अब है पहले नहीं था हमने खत्म किया, तो इस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, जंगल राज तो निर्विवाद अगर आज लोग कहते हैं तो उस दौर का जो आदमी है, भले किसी पार्टी से जुड़ा हो, उसको वोटिंग कर दे वो आदमी, वो बात अलग है। लेकिन जंगल राज की विभीषिका जो हम लोगों ने देखी है, वो आज भी सिहरन पैदा करने वाला है। अच्छा, हम लोग पटना से चलते थे, 10 बजे रात को एक गाड़ी चलती थी, एक 11 बजे चलती थी, एक 12 बजे चलती थी, एक बजे चलती थी, और चारों गाड़ी आकर के नेशनल 30 पर एक साथ होकर के स्पॉट में चलती थी, आगे पुलिस पीछे पुलिस। अच्छा, तो आप 10 बजे चले तो क्यों चले, 11 बजे वाला जब ये कहीं साथ पहुंचेगा तो हम 10 बजे क्यों चलें, है ना। बिल्कुल। और सड़क की तो दुर्दशा ही थी कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, ये बताना भी बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल जंगल राज की कई सारी वेब सीरीज और कई सारी मूवी डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी हैं कि किस तरीके से बिहार में पहले ये सब चलता था। अभी क्या हालात हैं अभी के? अभी देखिए, अपराध की जो क्वालिटी है या तरीका बदल गया है। अपराध आज भी है, लेकिन उस जमाने के दौर से और आज के जमाने से लोगों की संख्या भी बढ़ी है। जैसे आबादी हमारी 100 थी, उसमें 5 अपराध होते थे, यानी 5%। आज हम 1000 हो गए, तो 100 होना चाहिए, लेकिन 100 न होकर के मान लीजिए 80 है, 100 न होकर के 80 है ना। कंपेरेटिवली देखा जाए, सबका कंपेरिजन किया जाए, तो यही स्थिति है। अपराध के तरीके बदले हैं, यहाँ पर भी हत्याएं हो रही हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं, एटीएम तोड़े जा रहे हैं, सब कुछ होता है, लेकिन परसेंटेज जो अपराध का है वो कम है। शिक्षा की उपलब्धता को कैसे देखते हैं? शिक्षा होने से अपराध की संख्या में कितनी मतलब कमी हो सकती है, या अपराध बढ़ रहा है, या बेरोजगारी बढ़ रही है? बेरोजगारी बढ़ रही है, ये बात तो सही है, लेकिन शिक्षा का जो स्तर इतना गिरा है कि जितने बीए पास करके लोग आते हैं वो चाहते हैं कि हमको नौकरी मिल जाए। और उस बीए मैं गारंटी के साथ करता हूँ कि यहाँ बैठा करके 5 आदमी का अगर नाम अंग्रेजी हिंदी में लिखवाऊँ तो नहीं लिख पाते, लेकिन दावेदारी करते हैं कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं खेत में काम नहीं करूँगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का भी स्तर गिरा है, आप ये मानते हैं? हाँ, स्तर तो गिरा है, स्तर गिरा है, पहले भी गिरा था, अब भी गिरा है। अब थोड़ा सुधार, चूंकि स्कूल कॉलेज वगैरह वगैरह जो है वो थोड़ा वेल मेंटेन्ड है, तो पढ़ाई हो रही है, लोगों को भोजन भी मिल रहा है। तो भोजन के सरकार का यही नियत है ना कि भोजन के लालच में भी बच्चे कम से कम स्कूल चले जाएं, वहाँ बैठें। तो है, हाँ, शिक्षा का स्तर पहले से सुधार हुआ है। एक आखिरी सवाल कि जितनी उपलब्धता नेताओं की चुनाव के समय में होती है, जैसे चुनाव के समय पे नेता कई लोगों से अपना मिलना जुलना चालू कर देते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, क्या इतनी ही बेबाकी से चुनाव के बाद भी ये ऐसी प्रक्रिया जारी रहती हैं? नहीं, देखिए, अब उनका देहात में एक कहावत कही जाती थी कि गजेड़ी यार किसके
और दम लगाए खिसके, है ना जी। तो गांजा जब पी लिए तो निकल लिए अब अभी यारी तब तक है जब तक आपके पास गांजा है, थोड़ा पी के मजा ले लेंगे। तो यही बात है, नेताओं को आपके दुख से, तकलीफ से, है ना, कोई सरोकार नहीं, आपके रोजगार से कोई सरोकार नहीं है जी। आएंगे कभी कभी हाय हेलो हो जाएगा, कभी आपके यहाँ बैठ गए, जो सुखी संपन्न है उसके यहाँ थोड़ा सा आ जाएंगे, है ना। आम जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अभी मन कहीं से भी मन ये तर्क संगत नहीं है कि ये लोग आते हैं, आएंगे, जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, नेशन स्टेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं हूँ कैमूर जनपद में, बिहार के, और यहाँ पर लोगों का क्या मानना है, राजनीतिक पार्टियों की क्या प्रक्रियाएं हैं और विकास के क्या वादे हैं, यह तो 14 तारीख को ही पता चल जाएगा, जब लोगों की किस्मतों और भाग्य के फैसले निर्धारित करेगी आम जनता। बाकी लगातार चुनाव यात्रा में बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन स्टेशन। नेशन स्टेशन के लिए गौरव श्रीवास्तव, नमस्कार।